हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं एक लीगल अवेयरनेस सीरीज के तौर पर इस छोटे से वीडियो को बनाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि आपके यहाँ 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उसमें पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। तो इसके संबंध में बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को जानें। और वो इसलिए भी जानना ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि इस दौरान जब हम वोट करते हैं किसी कैंडिडेट के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए, उसमें एक अहम भूमिका होती है वोट करने के दौरान जो सिस्टम अपनाया जाता है। जैसे पहले ईवीएम से पहले, उस पर हम लोग आएंगे, बैलेट पेपर से आपका इलेक्शन होता था, वोट करते थे, पर्ची मिलता था और पर्ची पर पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम और सीरियल नंबर, छाप, चुनाव चिन्ह लिखा होता था। और वो एक कागज़ के टुकड़े की तरह आपको दिया जाता था। उस पर आप अपना जो भी वोट आपको करना होता था, जिसको मत देना होता था, उसका या तो ठेपा लगा करके और उसको फोल्ड करके एक बॉक्स में डालना होता था और उसी की उस तरह से काउंटिंग होती थी। लेकिन आज ज़माना ईवीएम का है। ईवीएम का है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। उसी पे मैं ब्रीफ में आपके सामने ये चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके इतिहास के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग इसका हिस्ट्री है कि कैसे इंडियन इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और ये कितना इम्पोर्टेंट है समझना कि ईवीएम का क्या रोल होता है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा बहुत शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा, और थोड़ा सा कि इसका क्या फ़ायदा है। एक विवाद भी चल रहा है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब सारा वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे पिटिशंस भी, पीआईएल भी, रिट भी फाइल किए गए हैं। लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि मामला सब ज्यूडिस है और कोर्ट जो भी उस पर डिसाइड करे। लेकिन मैं इसके थोड़े से इतिहास में जाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे भारत में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जैसे डेवलप हुआ। और आप जानते हैं कि 90 के दशक में ये आरोप लगता था कि बूथ कैप्चरिंग, वोटिंग को मैनिपुलेट करना, दूसरे के नाम पर दूसरा वोट डाल रहा है, बोगस वोटिंग बहुत होता था, रिगिंग बहुत होता था, बूथ कैप्चरिंग होता था, क्रिमिनल लोग हाईजैक कर लेते थे पूरे सिस्टम को। तो उसको रिप्लेस करने के एक टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिया गया और प्रयास किया गया कि इन सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए। और उसी का एक नतीजा था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ बढ़े। अब आइए, आप जानते हैं कि ईवीएम को इंडिया में ईसीआई ईवीएम कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डैश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राइट। इसके 3 भाग होते हैं, राइट। जैसे ईवीएम जो है, ईवीएम एक पूरे सिस्टम को हम इंटीग्रेटेड रूप से कहते हैं। उस ईवीएम में एक पार्ट होता है, उसको हम बीयू यूनिट कहते हैं, बैलेट यूनिट, जिस पर आप वोट करते हैं, एक बटन दबाते हैं और बटन दबाने के बाद आपका वोट कास्ट हो जाता है। कास्ट करने का मतलब कि आपने वोट दिया। उसके बाद होता है एक कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में एक्चुअल में आपका वोट रजिस्टर होता है कि आपने किसको वोट किया, ठीक है। तो ये 2 यूनिट पहले हुआ करते थे। बाद के दिनों में, जिस पे हम लोग अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें वीवी पैट का एडिशन हुआ, जिसको हम लोग वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। उस पे हम लोग बाद में थोड़ा सा देखेंगे। तो ये अब ईवीएम को हम पूरे सिस्टम के तौर पर इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बैलेट यूनिट, जिस पे आप वोट देते हैं। दूसरा कंट्रोल यूनिट, जहाँ पे वोट रजिस्टर होता है। और तीसरा पार्ट अब है वीवीपैट, जहाँ पर एक स्लिप जनरेट होता है कि आपने किसको वोट किया है और उस पे वो प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। और वो 7 सेकंड के लिए आपके सामने वो प्रिंट रहता है। 7 सेकंड में आप देख सकते हैं कि हमने किसको वोट किया, उसमें वेरीफाई हो जाएगा। और ऑटोमेटिक को कट करके एक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें वो चला जाता है, राइट। लेकिन अब एक नया उस पर इशू चल रहा है कि क्या जो आपका ईवीएम है या वोटिंग होता है,
तो क्या सारे वीवीपैट का काउंटिंग होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो एक अलग विवाद है जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आप समझिए कि अभी के ईवीएम में ये 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है, बैलेट यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा क्या होता है, वीवीपैट, जिसको वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। राइट, ये पहले चीज़ आपको समझ जाना है। उसके बाद आते हैं इसके दूसरे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर कि ये कब सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस किया, ये बहुत जानना आपको ज़रूरी है। तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, जिसमें केवल बैलेट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट लगा था, वीवीपैट बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले केरला में एक कंस्टिट्यूएंसी है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, पारूर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था 1982 में, उसमें पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और वहाँ से धीरे धीरे इसको फिर शुरू किया गया। उसके बाद 2001 में जब तमिलनाडु में, केरला में, पौंडीचेरी में और वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो उस समय वहाँ के सारे बूथों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। पहले कब इस्तेमाल हुआ, 1982 के एक उपचुनाव में। दूसरा 2011 के असेंबली के चुनाव में 4 राज्यों में इसका पहली बार बूथ पर इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद 2004 के जनरल इलेक्शन से, याद करिए कि 2004 का जो जनरल इलेक्शन है, उस जनरल इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 543 लोकसभा सीटों पर किया गया। कब, 2004 से। ये आपको ध्यान देना है। ये एक इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री है जो कि आपको जानना चाहिए। फिर अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये आता है कि क्या ये जो ईवीएम है, क्या ये प्राइवेट सेक्टर से बनाया जाता है, या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्री से ये खरीदता है? नहीं, जवाब है नहीं। इसके लिए 2 आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, एक जिसको पीएसयू भी आप कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उसमें पहला है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, और एक ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इन दोनों को मिला के एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी बनती है, और उसी के गाइडेंस में, और ये गाइडेंस कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको ओवरऑल गाइड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपके पीएसयू के द्वारा किया जाता है, और उसको बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परचेज करता है। यही नहीं, इन दोनों संस्थाओं के वैज्ञानिक, जब इसका फर्स्ट ट्रायल होता है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस में, तो उन साइंटिस्ट को भी बुलाया जाता है और उनसे वेरिफिकेशन कराया जाता है, उनके प्रेजेंस में वेरिफिकेशन सारा चीज़ों का होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि इस पर एक आरोप ये भी लगता है कि ये जो ईवीएम है इसको हैक किया जा सकता है, इसमें सॉफ्टवेयर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और कोर्ट के सामने भी, जो कि बार बार कोर्ट इस बात को वेरीफाई भी किया है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हैकिंग का कोई चांस नहीं है, जिसमें आर्गूमेंट ये है कि ईवीएम एक स्टैंड एलोन सिस्टम होता है, जिसमें ना तो कहीं से पावर एक्सटर्नल लिया जाता है और ना ही सॉफ्टवेयर होता है, बल्कि सॉफ्टवेयर जब ये मैन्युफैक्चर होता है तो वन टाइम सेटिंग के द्वारा वो सॉफ्टवेयर इसमें डाला जाता है, जिसे बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर जैसे ही चेंज करिएगा, तो जैसे मोबाइल स्लीप मोड में चला जाता है, वैसे ये ईवीएम स्लीप मोड में चला जाएगा। ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ईवीएम के फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया। ये आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए।
इस पे सारे जवाबों का आंसर जो आपके सामने आता है, जो मीडिया में चाहे बाकी जगहों पे इस बात को क्लियर आपके सामने नहीं किया जाता, उन सारी चीज़ों का जवाब यहाँ दिया हुआ। कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, कितनी चीज़ें इसको बनाने में लगती हैं, कैसे रखा जाता है, कितने वर्ष की इसकी आयु होती है। 15 साल को आपको मैं बता दूं कि इसकी मैक्सिमम आयु 15 साल की मानी जाती है। ठीक है। दूसरी बात कि एक ईवीएम मशीन में दो मैक्सिमम 2000 वोट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन उसको 1500 ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात कि इसको चलाने के लिए, चाहे ईवीएम के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, चाहे आप बैलेट यूनिट का ले लें, कंट्रोल यूनिट ले लें और अब वीवीपीटी ले लें, इन सबको चलाने के लिए किसी बाहर से एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं लेनी पड़ती है। कोई बाहर से कोई भी सपोर्ट इसको नहीं लेना पड़ता, ये सारा इनबिल्ट होता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये आर्गूमेंट है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। एक और सवाल बार बार उठता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो ईवीएम है, चाहे वीवीपीटी है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वीवीपैट है, क्या वो लॉ से उसका सपोर्ट मिला हुआ है? यस। आप जानते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अधिकार मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा। इसके साथ साथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 भी है इलेक्शन कमीशन के साथ, और उस रूल के हिसाब से ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जितने चेकिंग्स होते हैं ईवीएम के, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको फर्स्ट लेवल चेकिंग कहते हैं, और इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हों या रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, नेशनल पार्टीज़ हों, स्टेट पार्टीज़ हों, रीजनल पार्टीज़ हों, सबके प्रतिनिधि को बुला करके फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जाता है। कहीं कोई माल फंक्शनिंग होता है, कोई डिफिशियंसी होता है, तो तुरंत उसको इन दोनों संस्थाओं, जिसको हमने बोला बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और उसके साथ साथ ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंपनी है, जो दो कंपनियों का हमने नाम लिया, मैं भूल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के पास फिर से भेजा जाता है उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ब्रीफली आपको ये जानना चाहिए कि क्या कंसर्न है, क्या चीज़ें हैं इसमें, और वो सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते ब्रीफली आपको समझना है कि कैसे ईवीएम काम करता है, क्या रूल रेगुलेशन है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। आपको जानना चाहिए, बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही कंसाइज ये आपको इन्फॉर्मेशन उस पर दिया गया है, जिसे आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में फैलाई जाती हैं, जो आप और हम नहीं जानते हैं। जनरली मीडिया में जो कुछ बोल दिया जाता है, डिबेट में बोल दिया जाता है, उसी से आप परसेप्शन बना लेते हैं कि ईवीएम गलत है। लेकिन ईवीएम का फ़ायदा भी आपको समझना होगा, किस तरह से रिगिंग रोका गया, किस तरह से अब काउंटिंग आसान हो गया, टाइम का बचत कितना ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये प्रोविज़न है, आपको ये समझना होगा, जो डिमांड चल रहा है कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट लगाया गया है या लगाया जाता है, उसको सारे बूथों पर, सारे जगहों पर काउंट किया जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन एक प्रोविज़न है कि हर असेंबली इलेक्शन के, हर असेंबली के 5 बूथों का वेरिफिकेशन वीवीपैट से किया जाता है असेंबली इलेक्शन में, और जनरल इलेक्शन में एक जनरल जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, उसके एक विधानसभा का वोट वीवीपैट से वेरीफाई किया जाता है। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जहां कोई क्लेम करे कि रिगिंग हुआ है, चाहे ऐसा फॉल्ट हुआ है, चाहे कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, उस केस में केस टू केस बेसिस रूल्स के अंतर्गत, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसके अंतर्गत उसका वेरिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अभी रूल केवल इतना है कि एक असेंबली में अगर असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो 5 बूथों का वीवीपैट के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। लोकसभा इलेक्शन में एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी
के अंदर एक विधानसभा का वीवीपैट से वोटों का वेरिफिकेशन किया जाता है, राइट। ये अभी का नियम है। तो मेरा हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाएं, उसमें ईवीएम FAQ का एक सेक्शन बना है, उस सेक्शन में जाकर के आप पूरा खोलें। खोलने के बाद रूल रेगुलेशन, किस क्वेश्चन का क्या जवाब है, जो भी आपके क्वेश्चन है, हमें लगता है इतने क्वेश्चन इसमें फॉर्म किए हुए हैं जिसका जवाब आपको पढ़ने के बाद 80-90% जो मिसपरसेप्शन है या मिस इन्फॉर्मेशन है ईवीएम के प्रति, वो आपका हट जाएगा। आप जान जाएंगे कि आखिर बात क्या है, और उसके आधार पर आप परसेप्शन क्रिएट करिए या अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस छोटे से वीडियो का यहीं कंक्लूड करता हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक और आपको सूचना बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो जजमेंट था, जो केस पर जो जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस पर मैं 4 पार्ट में वीडियो बनाया हूं, जो 20 से आपके सामने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। उसको देखें, उस पर कमेंट करें, अपना सुझाव दें। और मैं चाहता हूं कि और आपका सजेशन आए और टॉपिक आप सुझाएं जिस पर मैं और आगे वीडियो बना सकूं इन्फॉर्मेटिव, और आपको सहायता मिले आपको अपने नॉलेज को इनरीच करने में। सो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।